हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात कर रहे हैं केस स्टडी की। मैं पेज नंबर 129 पर हूँ। एपीसी अलका धवन लेटेस्ट बुक से केस स्टडी कर रहे हैं बेटा। केस स्टडी नंबर 9 करनी है बेटा। 8 तक केस स्टडीज हो चुकी हैं। रीड करते हैं बेटा। बाबू कहता है सुभाष फैक्ट्री कैचेस फायर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। However, Subhash does not take any action to stop the fire. Neither does he call up the nearest fire station. Instead, he remains inactive and watches factory burning, thinking that why should he be worried when he has taken a fire insurance for the factory. Later on, he is denied any claim of loss by the insurance company. Identify and explain the principle of insurance which has been violated in above case. Mitigation. एग्जाम्पल भी यही दिया हुआ है बेटा, ठीक है ना। बस बेटा मन में ना थैंक यू करते रहा करो मुझे। ये सब बेटा एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको बेटा, तो आज दिक्कत नहीं आ रही। चलो खैर, केस स्टडी नंबर 10 सबसे लास्ट में करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा 11। सुरेंद्र चौहान हैड परचेज्ड अ बस फॉर 40 लाख टू बी यूज्ड एज प्राइवेट सर्विस व्हीकल. It was insured under a comprehensive insurance policy issued by the insurance company. The bus met with an accident for which insurance was claimed. The insurance company appointed a surveyor who assessed the loss at 1,05,500. बेटा सर्वेयर ने असेस करा कि 1,05,000 रुपये का नुकसान हुआ है, जबकि बस 40 लाख की थी और इंश्योरेंस 40 लाख की बस का हुआ था। कहते हैं दिस अमाउंट वाज पेड टू द सुरेंद्र चौहान. Identify and explain the principle of insurance which is applicable in the above case. कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। क्यों बेटा? इंश्योरेंस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। भाई 40 लाख की बस का इंश्योरेंस हुआ है, लेकिन इंश्योरेंस का पर्पस होता है आपको उसी पोजीशन में लाकर खड़ा कर देना जिसमें आप लॉस से पहले थे। बाबू 1,05,000 रुपए का नुकसान हुआ है, इंश्योरेंस ने 1,05,000 ही तो देने, ये थोड़ी 40 लाख दे देगा। चाहे आपकी बस 40 लाख के अगेंस्ट इंश्योर्ड थी बेटा, लेकिन क्योंकि नुकसान 1,05,000 का है तो मिलेगा 1,500 बेटा, 40 लाख नहीं मिल सकता। इंश्योरेंस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। याद है ना इंडेमनिटी? यही सब एग्जांपल मैंने भी दिए हुए हैं। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है रजत टेक अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज न्यू ऑफिस. इन अ फायर एक्सीडेंट हिज ऑफिस इज टोटली डैमेज्ड. Insurance company paid the full policy value to Rajat. Now Rajat can't sell the scrap to realize money from it. Instead, the insurance company will have the right over it. Identify and explain the principle of insurance which is applicable in above case. Subrogation. याद है बेटा? एग्जाम्पल दिया था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास 100 करोड़ की मशीन है बेटा, पूरी जल के राख हो जाएगी। इंश्योरेंस कंपनी ने अगर आपको 100 करोड़ पे कर दिए तो ये थोड़ी बेटा आप कहोगे मैं स्क्रैप में बेच देता हूँ 10-20 लाख और लोहे के भाव कमा लेता हूँ। ये अलाउड थोड़ी होता है बेटा। वो होता क्या है बेटा, एक बार आपको आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ मिल गई, देन दिस प्रॉपर्टी विल वेस्ट टू द इंश्योरेंस कंपनी. ऑनरशिप इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है जी, बढ़े आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बता देता हूँ, रिक्वायरमेंट में पहले पढ़ रहा हूँ, केस थोड़ा सा बाद में बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन ए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सर्विसेज इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय टाटा स्काई. खैर इसके लिए मुझे केस पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाटा स्काई बेटा डीटीएच सर्विसेज देता है। बाबू फुल फॉर्म है इसकी डायरेक्ट टू होम. बी पार्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 2 अदर टेलीकॉम सर्विसेज अवेलेबल इन आवर कंट्री. बेटा मोबाइल तो जरूर लिखना, सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज या फिक्स लाइन सर्विसेज या वीसैट सर्विसेज की हमने कल बात करी थी, केबल सर्विसेज की बात करी थी। इन 4 में से कोई 2 चिपका देना। केस पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी बेटा। आपको बता देता हूं बहुत सारी केस स्टडी में केस सिर्फ टाइम बर्बाद करने के लिए दिया जाता है। बिजनेस स्टडीज का पेपर 3 घंटे का होता है बेटा, ऑटोमेटिकली बच्चे उसे 4 घंटे का बना देते हैं। वो केस को 2 बार रीड करते हैं, जबकि केस की कोई वर्थ नहीं होती। बाद में रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं और हम हमेशा पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ना बेटा। क्वेश्चन 14 बेटा पहले रिक्वायरमेंट, हाउ इज द रजिस्टर्ड पोस्ट डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी मेल. कल समझाया था बेटा, बाबू समझाया था आपको बेटा। रजिस्टर्ड पोस्ट का नॉर्मल पोस्ट के साथ डिफरेंस कंपेयर किया था बेटा। नॉर्मल पोस्ट की डिलीवरी बताई थी ना कितने अच्छे तरीके से होती है बेटा। नॉर्मल पोस्ट के
को जब आप डिलीवर करते हो तो आपको बताना नहीं होता कि आप किसको देकर आए हो सामान। जब बताना नहीं होता बेटा तो पोस्टमैन भी वैसे ही डिलीवरी करते हैं। और बेटा रजिस्टर्ड पोस्ट, क्योंकि बेटा इसमें एक्नॉलेजमेंट ड्यू करना जरूरी होता है कि आपने पोस्ट किसको दी है, उसके सिग्नेचर करा के कहां लाए हो, दिखाओ। यही डिफरेंस होता है बेटा ऑर्डिनरी पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट में। और बी पार्ट कहता है एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 2 अदर पोस्टल सर्विसेज अवेलेबल इन आवर कंट्री। बेटा खैर इसने तो स्पीड पोस्ट की बात कर दी और कुरियर की बात कर दी। आप बेटा कुछ और भी लिख सकते हो, इजी और इजी भी लिख सकते हो, जैसे कि पासपोर्ट फैसिलिटी वाला पॉइंट लिख सकते हो, स्पीड पोस्ट भी लिख सकते हो, वेस्टर्न मनी ट्रांसफर के साथ आप वो कोलैबोरेशन दिखा सकते हो, या बेटा फाइनेंशियल फैसिलिटी का भी जिक्र कर सकते हो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस फाइनेंशियल फैसिलिटी भी देता है, कल बताई थी बेटा, याद है आपको? एनएससी, केवीपी, पीपीएफ, फुल फॉर्म याद है? पीपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो एनएसई होता है, एनएससी। कितनी बड़ाई चल रही है। केवीपी किसान विकास पत्र, केवीपी। एनएससी की फुल फॉर्म नेशनल नेशनल नेशनल, 4 बार बोल देने से नेशनल नेशनल ही रहेगा। चलो जी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अभी पढ़ाई मैं कराऊंगा, एक केस स्टडी रहेगी, पहले ये कर लें फिर मैं कराता हूं पढ़ाई। चलो जी, ओवर द ईयर बेटा, चलो क्या पहले रिक्वायरमेंट ही पढ़ लो। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस, व्हाट इज बैंकिंग ओवर इंटरनेट नोन एज? ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग बेटा। बी पार्ट, स्टेट एनी फॉर एडवांटेजेस ऑफ बैंकिंग ओवर इंटरनेट। सर बहुत बार बात की है, मैंने तो 5 खाई थी आपको कि कोई भी 5 कर लेना बेटा। सी पार्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन नेफ्ट एज बैंकिंग सर्विसेज, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एज बैंकिंग सर्विसेज। नेफ्ट का भी डिस्कशन किया हुआ है बेटा, मोस्ट डिटेल। बाबू अब रह गई केस स्टडी नंबर 10, आ जाओ जरा। बाबू कहता है अ कार्गो शिप वाज इंश्योर्ड अगेंस्ट पैरल्स ऑफ द सी थ्रू अ मरीन इंश्योरेंस। बाबू ठीक है, आपने कार्गो शिप को इंश्योर कराया, दैट मीन्स वेसल को। कहता है वाइल द कंसाइनमेंट वाज लोडेड ऑन द शिप सम रैट्स आल्सो क्रीप्ड अलोंग। ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा, कुछ चूहे भी चढ़ गए बेटा कार्गो के साथ साथ। कार्गो क्या होता है? वो गुड्स जो बेटा वेसल के थ्रू जा रहे हैं। During the voyage, the rat made the hole in the ship. Consequently, the sea water entered into the ship and the cargo was damaged. A claim against loss was filed and was duly compensated by the insurance company. कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा बंदे ने। बाबू चलो खैर बात कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ बाबू, रैट्स ने वेसल में हॉल कर दिया, ठीक है ना, और पानी भर गया, पानी से ही नुकसान हुआ जो आपने मरीन इंश्योरेंस लिया। इंश्योरेंस के पैसे मिलने चाहिए? नहीं, नहीं मिलने चाहिए। क्यों? चलो मान ली आपकी बात, 100% पैसे मिलेंगे। रैट्स के ऊपर कंट्रोल किसका है? पहली बात तो जान के नहीं चढ़ाया किसी ने, ठीक है ना। ये थोड़ी है कि बेटा हमने अपनी प्रॉपर्टी की ड्यू केयर नहीं करी, ये कोई मिटिगेशन का प्रिंसिपल थोड़ी लगा दोगे। कंट्रोल किसका है? क्योंकि कंट्रोल नहीं होता बेटा, ये तो एक नेचुरल चीज है बेटा, किसी का इस चीज पे कंट्रोल नहीं है। इसी वजह से बेटा प्रॉक्सीमेट को उसका ही प्रिंसिपल लगेगा और पैसे मिलेंगे। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए केस स्टडी है, ठीक है ना। बाबू कोई ऐसी बात बताओ ना जो नेचुरल नहीं है, जो आपकी गलती की वजह से हुई है, तब तो इंश्योरेंस कंपनी डिनाई कर सकती है बेटा कि आपका ये फॉल्ट था, आपने ये नहीं करा, आपने प्रॉपर केयर नहीं करी, आपने कोई चीज छुपाई। लेकिन इसमें आपका क्या फॉल्ट? नेचुरल चीज है बेटा, मैन मेड नहीं है, ठीक है ना। इट इज एक्ट ऑफ गॉड, और एक्ट ऑफ गॉड पे किसी का कंट्रोल नहीं है बेटा। इंश्योरेंस कंपनी 100% केस में ऐसे पैसे देती है, ठीक है जी। बात ओके, समझ आई? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।